हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, उसका आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया है। सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, खास करके करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौशिक बसु को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 28 सितंबर के दिन, और इस वर्ष इसका थीम रहा था रेबीज। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे मैंने 14 से 15 करंट अफेयर का टॉपिक बनाया हुआ है, और टॉपिक वाइज हम 10 से 12 दिनों में उसको कवर कर लेंगे, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। ऑलरेडी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनके थीम हैं उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो यह आयोजन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा जो है आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो याद रखेंगे, नालंदा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं। अच्छा, बिहार का जो कांवर झील है ये बिहार का पहला रामसर स्थल है, ध्यान रखना है। और कहाँ है कांवर झील? तो बेगूसराय में है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। भारत में अगर बात करें तो वर्तमान में कितने रामसर स्थल है? 46 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है। तो फ्रेंड्स, ये रखा है 2024 तक। ठीक है, 2024 तक स्वच्छ जल आपूर्ति तथा हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो 2024 हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत अब कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 10% से बढ़ा करके 15% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स, यह है रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कीनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? कीनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मार्था कुम। मार्था कुम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कीनिया की राजधानी नैरोबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हेलिना क्या है। हेलिना क्या है? तो हेलिना जो है एक रक्षा उपकरण है, और यह भारत में विकसित किया गया है, और एक टैंक रोधी मिसाइल है यह। तो टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या रख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, काकोरी कांड जो है यह जो HRA जो था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके क्रांतिकारियों ने खास करके इसमें जो शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र रेड्डी थे, और भी लोग शामिल थे। इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था। ठीक है, इसी को काकोरी षड्यंत्र कहा जाता था, काकोरी कांड कहा जाता था। यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। अब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। तो फ्रेंड्स, ये क्या उत्तराखंड ने। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं, और गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में जो नया मंत्रिमंडल गठित किया गया है, जो नए कैबिनेट में चेहरे शामिल किए गए हैं, मंत्रालय भी बदले गए हैं, उस पर अलग से वीडियो है, आप उसे देख करके ही जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए इसमें से न्याय एवं कानून मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। उसके बाद अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान, तो ये बने हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। जी किशन रेड्डी जो हैं, जी किशन रेड्डी केंद्रीय पर्यटन मंत्री बने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला शतरंज अकादमी जो है यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भुवनेश्वर। हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है। तो इसको जारी किया है बिहार की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, रसिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रसिया के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है। अब देखिए ये ARI में ही नाम छिपा हुआ है। तो देखिए जिस संस्था ने इसको विकसित किया है उसका नाम छिपा हुआ है। तो देखिए ARI अगरकर अनुसंधान संस्थान यानी कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है यह। ठीक है, और इसी ने विकसित किया है। और यह जो है अंगूर का एक सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, सर्वश्रेष्ठ किस्म है यह, तो अंगूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था। तो पहला देश जो था ये नॉर्थ कोरिया था। कौन था, नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। अच्छा कहाँ किया जाएगा, अच्छा अभी जो होगा 2022 में होगा। इसका आयोजन चीन के होंगजू शहर में किया जाएगा। उसके बाद 4 साल के अंतराल पर होता है। तो फिर 2026 में ये जापान के नागोया में होगा। ठीक है, तो जापान के हो जाएगा, जापान के नागोया में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है। पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका विजेता न्यूजीलैंड है और भारत उप विजेता था। न्यूजीलैंड ने भारत को हरा करके यह खिताब जीता था। 8 विकेट से इसने भारत को हराया था फाइनल में। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं संकल्प गुप्ता। ये नागपुर के रहने वाले हैं, नागपुर के संकल्प गुप्ता ये भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद देखिएगा कि नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है। अच्छा ये जो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है इसका नाम है गुआंगमू। यहाँ मैं लिखता हूँ इसका नाम क्या है, गुआंगमू। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है SDG-SAT-1। ठीक है, SDG-SAT-1 दोनों नाम ध्यान रखेंगे। खास करके ये गुआंगमू याद रखना है, ये चीन ने जो है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है शंकर आचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है। तो यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और टोटल 115 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो है 87। पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो भारत जो है चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत का स्थान अब 5वां है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है। तो फ्रेंड्स ये अंडोरा बन गया है। कौन बन गया है, अंडोरा। ठीक है, अच्छा IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर दोनों लिख करके बताइएगा। देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और यह योजना जो थी DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंतरण आय होती है। तो अंतरण आय जो है इसका अभिप्राय अनर्जित आय से है, जिसमें सरकारी पेंशन, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान करती है सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनअर्जित आय। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ लागू पूछा गया है।
तो देखिए 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एल.के. झा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया था 1964 में, और उसी की सिफारिश पर जो है 1966-67 में पहली बार गेहूं और धान पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था 1966-67 में। अच्छा, ये जो सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है कौन, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था 1966-67 में पहली बार। तो देखिए 1966-67 तो नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रभावी 1966-67 से हुआ, लागू यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है। तो देखिए ये मांग का जो प्रतिलोम होता है ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग में गिरावट देखी जाएगी। वाई की अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितने कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी। तो देखिए ये जो वाई की अलग समिति थी इसका गठन 1979 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिएगा यहाँ जो मैं आपको दो यहाँ से प्रश्न कवर करवा दूंगा। गाँव में इन्होंने 49 रुपया, ठीक है, तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को गरीबी रेखा माना था। ठीक है, शहरी क्षेत्र में कितना, तो 56.64 रुपया, और ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपया। यहाँ पूछा गया है कि कैलोरी, तो कैलोरी भी इसने निर्धारित किया था 2100 जो कैलोरी है ये गांव के लिए, और 2400 कैलोरी जी है ये शहर के लिए इन्होंने निर्धारित की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि कितने कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो 2100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। गोदावरी की सहायक नदी वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। सुंदरी वृक्ष जो है यह ज्वारीय वन की विशेष प्रकार की वनस्पति है। पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन है यह ज्वारीय वनस्पति का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र, जीरो माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो यह शहर है जीरो माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है, नागपुर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है, भाग नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें से सभी के सभी जो हैं हिमालयी श्रृंखला के भाग हैं, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय मृदा को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको कलर भी कहा जाता है, ऊसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कलर देखिए यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदा जो है इसका विस्तार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इन सब राज्यों में है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं। तो IR-20 और रत्ना जो है फ्रेंड्स यह धान की दो प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धान की और भी किस्म है, जया है, पूसा है, हेमा है, राजेश्वरी है। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे। तो ये धान हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका लेह हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो मानिसराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसमें से आपका उड़द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ मिलान करना है। एक तरफ कारखाना दिया गया और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो ताती पाका जो है ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। कोयली जो है गुजरात में है। नागापट्टिनम कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ जो है ये असम में है। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अच्छा, IUCN का फुल फॉर्म बता दीजिए। देखिए मैं ही बता देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, ग्लांड शहर में है स्विट्जरलैंड के, तो मुख्यालय स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो संस्था है इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें कि जो संकटग्रस्त प्राणी हैं रेड डाटा बुक जारी करती है, इसी के द्वारा जो है जारी किया जाता है, IUCN के द्वारा। रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो देखिए रामसर संधि जो है इसका आयोजन 1971 में किया गया था। यह अस्तित्व में आया यानी कि यह प्रभावी हुआ 1975 में। ईरान के रामसर शहर में यह आयोजित किया गया था और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था 1 फरवरी 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। उसको देखिएगा कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील जो है यह किस राज्य में है? तो डिपोर झील जो है फ्रेंड्स यह असम में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में आपको 16 सितंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, 16 सितंबर नहीं दिया गया है। इस वर्ष का थीम याद रखना है। देखिए थीम पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, देख लीजिए जरूर, वहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको फटाफट इनका आंसर बताते चलता हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3:2 हो जाएगा। 48 का करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका 36 हो जाएगा। 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ये 1 हो जाएगा। और 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो यह अनुसूची कौन सी है? यह अनुसूची 5वीं अनुसूची है। अच्छा, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों का नाम याद रखना है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर? चलिए, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपका भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 क में है। निर्वाचन जो है यह भाग 15 में है। और आपात उपबंध है भाग 18 में है। ठीक है, तो ये 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर आपको बताना है। तो देखिए इसका जो मुख्य अंतर है ये हो जाएगा आपका इसमें से न्यायिक समीक्षा। ठीक है, देखिए ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये न्यायिक समीक्षा का अंतर है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा और केंद्र मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था 1992-93 के अंतर्गत जो हुआ था, उसमें संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसी में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, तो इसमें से मूल अधिकार जो नहीं होगा वो आपका हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा,
मूल अधिकार की बात करते हैं तो टोटल वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों को पद से हटाया जा सकता है। दोनों का मैं प्रोसेस यहाँ पर समझा देता हूँ। भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होता है, यानी कि जो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, देखिए उसी के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किनको? निर्वाचन आयुक्त को। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि अभी सुशील चंद्रा हैं, अगर उनको हटाए जाने की बात की जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है। तो अभी मैंने बताया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति नहीं दिया गया तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही है। आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। और देखिए, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, गलत है। राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार है। वित्त आयोग के में 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल 5 सदस्य होते हैं। एक होता है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल ये 5 सदस्यीय संस्था है। तो ये भी सही दिया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ए भी सही है और इसमें से सी भी सही है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिएगा इसमें से, हालांकि बुक में दिया गया है केवल ए दिया गया, लेकिन ए भी सही है और सी भी सही है। चलिए, उसको देखिएगा कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी, यानी कि यहाँ पर कैग कहा गया है, कि ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? बताइए। तो ये जांच करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। ध्यान रखेंगे, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और केवल इसमें लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का स्थापना किया था 1290 में, इसी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सैयद वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो आपको पता होगा सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खां ने किया था। अकबर ने बिहार को कब जीता था? तो अकबर ने बिहार को 1574 में जीता था। अकबर ने बिहार और बंगाल को 1574-75 में जीता था। और उस समय जो था बिहार का शासक दाऊद खां था, ठीक है, दाऊद खां था, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, यह गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है टॉलमी के द्वारा, ठीक है। और प्लिनी के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शतपथ ग्रंथ किसका ब्राह्मण वेद ग्रंथ है? किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ग्रंथ जो है यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये आपका यजुर्वेद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और ध्यान रखेंगे, पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के संबंध में जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर जो था, इसी के दौरान कौन मारा गया था? हैदर अली मारा गया था, ठीक है। तो ये उस समय जो था वारन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1780-84 के बीच हुआ था, 1780 से 84 के बीच हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। और यह युद्ध जो था मंगलोर की संधि जो कि 1784 में हुई थी, इसी के तहत इसका समापन हुआ था। उसके बाद देखिए, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये कहा था LER रीज ने, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डिजरायली जो दिया गया, डिजरायली ने क्या कहा था? तो देखिए, डिजरायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था।
टी.आर. होम्स ने कहा था कि बर्बरता का सभ्यता के बीच युद्ध था, और वी.डी. सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित नहीं पूछा गया, ये है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है यह 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, जो कि 1896 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था? कोलकाता में, 1896 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। बताइए, समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो ये विलियम कैरी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम कैरी थे। यह बंगाल का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो 1818 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होता था। उसके बाद देखिएगा कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। तो इसमें संलग्न की गुप्त उष्मा उच्च होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, ये जो है ग्रोथ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम जो होता है ये विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है साधारणतः कम दाब वाले गैस जैसे मरकरी, वाष्प एवं आर्गन इसमें भरा जाता है। तो पारा और आर्गन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है कौन? तो ये करता है दूध और पानी का मिश्रण। कोलाइडी कणों के छोटे रूप के कारण हम इसे आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। उसके बाद देखिए, डीएनए में शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज नामक शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है। त्रिकोष्ठीय हृदय जो है या उभयचर और सरीसृप में पाई जाती है। ठीक है, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है। केवल पादप कोशिका में, तो ये पाया जाता है प्लास्टिड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाता है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये नियंत्रित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑर्थोप्रोडा में। तो देखिए, ऑर्थोप्रोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है ये अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो लीवर है। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए तो ये अग्नाशय हो जाएगा। सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है। तो सोडा वाटर जो है, सोडा वाटर, शेविंग क्रीम, साबुन के झाग, ये सब जो है फोम के प्रकार हैं। उसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। तो यह ब्लॉक है पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। ठीक है, तो ये हीलियम हो जाएगा।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो ये नील बोर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शराब का जो है पीएच मान पूछा गया है कितना होता है, तो शराब का 2.8 होता है, ध्यान रखेंगे 2.8 होता है। नींबू का 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अल्कोहल से इथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है, यानी कि हटाता है? तो यह हटाता है पायसीकरण के द्वारा। पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों से युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, तो यह पायसीकरण हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन आईएमओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। इसका स्थापना 1948 में की गई थी, तो राइट आंसर लंदन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका ओलिव की शाखा, ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक दिया गया है। ओलिव की शाखा जो है यह शांति का प्रतीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसमें से बाकी जो है कबूतर जो है, कबूतर किसका प्रतीक है? तो ये शांति का प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का मोती मस्जिद पूछा गया है, ये बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए सार्वभौमिक बाल दिवस अगर पूछे तो 20 नवंबर होगा, और सिर्फ बाल दिवस पूछे तो ये आपका 14 नवंबर, और 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है, मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।